नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा नया आपका चैप्टर रहेगा। इससे पहले हम लोग बाबर के बारे में बात कर चुके हैं और उसके पुत्र हुमायूं के बारे में भी कंप्लीट कर चुके थे। आज की जो क्लास रहेगी हमारी वो शेर शाह सूरी से संबंधित है। शेर शाह सूरी के जीवन काल से संबंधित जितनी भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। शेर शाह सूरी आधुनिक भारत के प्रशासनिक अग्रदूत के रूप में इनको जाना जाता है। सबसे ज्यादा इन्हें जो याद किया जाता है वो किया जाता है इनके प्रशासन के कारण। इनका जो प्रशासन का जो काल रहा इनके जो प्रशासन का जो काल रहा वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहां से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक सुधार और स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी इन्होंने विकास किया। जनहित कार्य और निर्माण कार्य, जिसको सड़क ए आजम जिसे आज हम जीटी रोड कहते हैं, उसका निर्माण भी शेर शाह सूरी के द्वारा ही करवाया गया था, शुरुआत करवाई गई थी। भू राजस्व और सैन्य सुधार जो इसने किए उन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट गोल्ड के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब इसे कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करो भाई। चलिए जी, तो शेर शाह सूरी के बारे में आज हम बात करेंगे। मध्यकालीन भारत का प्रशासनिक वास्तुकार शेर शाह सूरी को माना जाता है क्योंकि इसने जितने भी सुधार किए वे आज तक भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि जीटी रोड है, रुपया जो आज वर्तमान में चल रहा है, ये भी सबसे पहले शेर शाह सूरी की ही देन है। तो शेर शाह सूरी का जो शासनकाल रहा उसके बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो शेर शाह सूरी ने वैसे तो ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं किया। लोधी वंश के बाद भारत में क्या हुआ कि मुगल वंश आया और मुगल वंश में दो राजा आए, बाबर, और बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं। हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की, जिसे सूरी वंश के नाम से जाना जाता है या सूरी साम्राज्य भी इसको कहते हैं। तो सूरी साम्राज्य भी कह सकते हैं आप इसको, या सूरी वंश भी कह सकते हैं। सूरी साम्राज्य की स्थापना जो की वो शेर शाह सूरी के द्वारा ही की गई थी। और ये जो वंश रहा ये मात्र 15 वर्षों तक देखने को मिलता है। यानी कि अगर मैं बात करूं इसमें तो कब ये स्थापित हुआ था, तो 1540 में। 1540 में शेर शाह सूरी ने भारत में इस वंश की स्थापना की और 1555 ईस्वी में ये वंश समाप्त हो जाएगा। तो ये इसका टाइम पीरियड रहा इस वंश का। लेकिन शेर शाह सूरी ने मात्र 5 वर्षों तक शासन किया। वो 40 में गद्दी पे बैठेगा और 45 में कलिंजर अभियान के समय उसका देहांत हो जाएगा। तो शेर शाह सूरी के वैसे तो इसने मात्र 5 वर्षों तक ही शासन किया, लेकिन इसके जो उत्तराधिकारी रहे उन्होंने भी 10 वर्षों तक शासन किया था। उन सब के बारे में बात करेंगे, एक ही क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एक ही आपका चैप्टर में इसमें शेर शाह सूरी, उसका प्रशासन और उसके जो सैन्य अभियान थे उन सब के बारे में बात करेंगे। और बाद में जो इसके उत्तराधिकारी आए उनके बारे में भी हम इसी क्लास में बात कर लेंगे। तो चलिए करते हैं भाई क्लास को स्टार्ट। जन्म की बात करें तो 1486 में इसका जन्म हुआ था और 1545 ईस्वी में इसका देहांत हो गया। एक महान शासक, एक कुशल प्रशासक इसको भारतीय इतिहासकारों के द्वारा माना जाता है। अब क्यों माना जाता है, क्या क्या इसने किया था, उन सब के बारे में बात करते हैं। वास्तविक नाम की अगर मैं बात करूं इसके, तो वास्तविक नाम था इसका फरीद। आप सभी जानते होंगे कि फरीद खान इसका वास्तविक नाम था। इसके अलावा शेर शाह की इसने उपाधि ली थी बाद में, तो उस सब का बात करेंगे। राज्याभिषेक की बात करूं तो 1540 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ दिल्ली में, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसके अलावा इसका जो प्रारंभिक जीवन रहा, इसका वास्तविक नाम था फरीद खान और जौनपुर में इसकी शिक्षा पूरी हुई थी। इसके अलावा भाई एक मिनट थोड़ा सा, लीजिए। तो शेर शाह सूरी की अगर हम बात करें जन्म की, तो इसका बचपन का नाम था फरीद खान और वह जो है जो वास्तविक नाम था इसका फरीद खान था। जौनपुर में इसकी शिक्षा पूरी हुई। उपाधि की बात करें तो एक शेर मारने के कारण आपका नूहानी खां, बहार खां नोहानी ने, बहार खां लोहानी के द्वारा इसको शेर खान की उपाधि दी गई थी। उसके बारे में भी बात करेंगे। संघर्ष की अगर बात करें तो हुमायूं के खिलाफ इसने संघर्ष किया। चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, इन दोनों युद्धों में जीतने के बाद इसने सत्ता स्थापित की और अपना राज्याभिषेक दिल्ली में करवाया था इसने। तो दिल्ली की गद्दी पर जब ये बैठा तो उस समय आपका क्या था, हुमायूं का शासन चल रहा था और हुमायूं को भारत से भगाकर ही इसने भारत में सूर्य वंश की स्थापना की। 1540 में गद्दी पर बैठा और 45 में इसका देहांत भी हो जाएगा कलिंजर अभियान के समय। चलिए आगे देखते हैं विस्तार से इसके बारे में और पढ़ते हैं डिटेल से कि जो हमारे एग्जाम में जो जो चीजें आ सकती हैं वे क्या क्या, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो शेर शाह सूरी से संबंधित हमारे एग्जाम में आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इससे अक्सर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है
एग्जाम में यूजीसी नेट का एग्जाम हो, टीजीटी, पीजीटी या इसके अलावा कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों में शेरशाह सूरी से क्वेश्चन अक्सर आते ही हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिल जाता है, इसके प्रशासन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी हो सकता है कि इसके जो सैन्य अभियान थे या इसने जो शुरुआत में जो कार्य किए उन सबसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाए। तो सबसे पहले बात करें इसके शेरशाह की, तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम जो था वो था आपका फरीद या फरीद खान। जन्म कहां पर हुआ इसका? 1472 ईस्वी में। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसका 1486 ईस्वी में। तो दो डेट इसकी देखने को मिलती है। एनसीईआरटी में 1472 है, इसके अलावा कुछ बुकों में दिया गया है आपका क्या, जैसे कि एस.के. पांडे है तो 1486 ईस्वी दिया गया, तो दोनों ही मैंने इसमें लिख दिए। तो नारनौल और कुछ मानते हैं कि बजवाड़ा में, ठीक है, ये क्षेत्र नारनौल हरियाणा में पड़ता है, बजवाड़ा पड़ता है आपका पंजाब में या होशियारपुर के आसपास ये क्षेत्र पड़ता है। तो ऐसा कहा जाता है कि फरीद का जो जन्म हुआ 1472 या 1486 ईस्वी में कहां पर हुआ? नारनौल में या फिर आपका बजवाड़ा जो होशियारपुर पंजाब में पड़ता है वहां पर इसका जन्म हुआ था। इसके बाद इसके पिता की बात करें तो इसके पिता का नाम था हसन सूर। इसके पिता का नाम जो था वो हसन खां था या हसन खां सूर था? हसन खां सूर इसके पिता का नाम था। इसके अलावा बात करें सहसा राम और ख्वासपुर तथा टांडा और का ये इख्तेदार हुआ करता था। तो कहाँ का इख्तेदार था? इसके पिताजी जो थे सहसाराम जो बिहार में पड़ता है, इसके अलावा ख्वासपुर और टांडा का जो क्षेत्र पड़ता है, इन क्षेत्रों का इसके पिताजी क्या थे? इख्तेदार थे, या कह सकते हैं कि सूबेदार थे या वहां के राज्यपाल थे, आज के समय कह सकते हैं। इन परगनों पर शासन करके शेरशाह ने 1497 से 1815 ईस्वी तक प्रशासन एवं राज व्यवस्था का वास्तविक अनुभव प्राप्त किया। इनके अपने ये पिता के पास ही रहता था और इसने प्रशासन का अनुभव या कैसे जो है शासन को चलाया जाता है ये सब कुछ सीखा इसने किसने? अपने पिता से। शेरशाह द्वारा एक शेर को मार डालने के कारण दक्षिण बिहार के एक सूबेदार थे जिनका नाम था बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी का अंगरक्षक हुआ करता था कौन? फरीद। तो उसने ही शेरशाह को या शेर खां को या फरीद को शेरशाह की या शेर खां की उपाधि प्रदान की थी, क्योंकि इसने अपनी तलवार के एक वार से ही शेर की हत्या कर दी थी जब उस शेर के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था। जब ये शिकार करने के लिए गए तो इसका अंगरक्षक हुआ करता था फरीद। जब इस पर शेर ने आक्रमण किया बहार खां लोहानी पर, तो बहार खां लोहानी पर जो जिस शेर ने हमला किया था उस शेर को तलवार के एक वार से ही ऐसा कहा जाता है कि शेरशाह के द्वारा या फरीद के द्वारा मार दिया गया था। उसके बाद क्या किया? बहार खां लोहानी ने इसको शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। तो इस तरह से इसका शेर खां नाम पड़ा था। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इसने बाबर की सेना की ओर से भाग लिया, इनके बाबर की ओर से लड़ रहा था। बाबर की सेना में एक मामूली से सैनिक के पद पर था और इसने चंदेरी के युद्ध में भाग लिया था। परंतु 1529 का जो खानवा का युद्ध हुआ, महमूद खां लोधी के विरुद्ध जो हुआ था बाबर का आक्रमण, खानवा का युद्ध जो हुआ, इस युद्ध में इसने महमूद लोधी की ओर से मुगलों के विरुद्ध भाग लिया था घाघरा के युद्ध में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करें चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी के युद्ध में शेर खां ने बाबर की सेना की ओर से भाग लिया, यानी कि बाबर के सैनिकों की ओर से भाग लिया। और वहीं पर ऐसा कहा जाता है कि जीतने के बाद जब राजपूत सैनिकों के मुंडों का ढेर लगाकर बाबर की सेना जश्न मना रही थी, तो उसी समय शेर खां भी उसमें शामिल था या शेरशाह भी उसी में शामिल था और ये तलवार से मांस को उठाकर खा रहा था। तो इसको जो है इस तरह से करते हुए बाबर ने देख लिया। जब बाबर ने इसको देखा भी तलवार से जो है मांस उठाकर खा रहा था, तो बाबर ने अपने सेनापति जिसका नाम क्या था? मीर बांकी, और अपने पुत्र हुमायूं को अपने पास बुलाया और कहा कि इस व्यक्ति से चौकस रहना, ये कोई मुझे साधारण व्यक्ति नजर नहीं आता। तो ये बात जो है शेर खां भी सुन रहा था। तो शेर खां को जब ये पता लगा कि जो है, तो इस बात को सुनने के बाद शेर खां ने क्या किया कि बाबर की सेना को छोड़कर चला गया, लेकिन उसके सैनिकों से कहकर गया था कि अगर खुदा ने मुझे मौका दिया तो एक दिन में इन मुगलों को भारत से बाहर भगाकर दम लूंगा या बाहर भगा दूंगा। और लगभग ऐसा कहा जाता है कि देखो भाई 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध। उस समय इसने ये बात कही थी कि मुगलों को मैं भारत से बाहर भगा दूंगा, और फिर ये 1540 में मुगलों को भारत से बाहर भगा देगा, यानी कि अगले 12 सालों में ये अपनी सत्ता स्थापित कर लेगा। तो इतना महत्वाकांक्षी शासक था ये। एक सैनिक के रूप में भाग लिया चंदेरी के युद्ध में, लेकिन उसके बाद इसने जो घाघरा का युद्ध हुआ उस युद्ध में बाबर की सेना की ओर से भाग ना लेकर महमूद लोदी की ओर से भाग लिया था। चलिए, इसके बाद 1539 ईस्वी में इसने चौसा का युद्ध में भाग लिया और चौसा का युद्ध इसने हुमायूं के विरुद्ध लड़ा था, जिसमें इसने हुमायूं को पराजित किया। पीछे हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और हुमायूं कर्मनाशा नदी में गिर गया था, जहां पर उसे एक निजाम सक्का नामक भिश्ती के द्वारा निकाला गया। उसने उसे जाकर आगरा में जाकर आधे दिन का बादशाह घोषित किया था हुमायूं ने। किसको? निजाम सक्का को या निजाम को। तो वही था आपका चौसा का युद्ध।
जिसमें शेर शाह की जीत हुई थी। इसके बाद शेर खां ने शेर शाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की थी। तो कुल मिलाकर शेर खां नाम दिया गया था बहार खां लोहानी के द्वारा, लेकिन शेर शाह जो की उपाधि धारण की इसने वो की थी किसके, चौसा के युद्ध के बाद। इसके अलावा अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के भी इसने जारी किए थे। उसके बाद फिर एक और आपका निर्णायक युद्ध होगा 17 मई को, 17 मई 1540 ईस्वी को, 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई पूरी तरह से, यानी कि इसने दोबारा से आक्रमण किया किस पर, हुमायूं पर, और हुमायूं को बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में जो है पूरी तरह से पराजित करके उसे वहां से या भारत से बाहर भागने पर मजबूर कर दिया। शेर शाह ने अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व में बंगाल तक और पश्चिम में सिंध तक किया था। तो कुल मिलाकर सबसे पहले इसने जब बिहार पर कब्जा किया, बंगाल पर कब्जा किया, उसके बाद इसने क्या करा, आगरा पर कब्जा किया और दिल्ली के क्षेत्रों पर कब्जा किया। और इसके द्वारा जो है अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया गया था और अपने नाम के सिक्के भी इसने जारी किए थे। आगे उनके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। इसके अलावा इसने बंगाल और सिंध तक अपना साम्राज्य फैला दिया था, यानी कि कुल मिलाकर पूरे उत्तर भारत पर शेर शाह सूरी के द्वारा अपना साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो दो युद्ध याद रखने हैं आपको, दो युद्ध याद रखने हैं। एक आपका कौन सा हुआ, चौसा का युद्ध जिसमें इसने हुमायूं को पराजित किया, और दूसरा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, इसमें भी इसने हुमायूं को पूरी तरह से पराजित करके भारत से बाहर भगा दिया था। चौसा का युद्ध आपका 1539 में होगा और कन्नौज का जो युद्ध होगा वो 1540 में होगा। 17 मई 1540 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा गया था और पूरी तरह से इसने पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित किया, पूरे भारत क्या, उत्तर भारत के क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। चलिए जी आगे देखेंगे, इसके सैन्य अभियानों के बारे में बात करते हैं। शेर शाह सूरी के सैन्य अभियान देखेंगे भाई। सैन्य अभियानों की अगर हम बात करें तो इसने गद्दी पर बैठने के बाद क्या करा, राजपूतों को अपने नियंत्रण में लिया। इसके अलावा कालिंजर पर तो अंतिम अभियान रहेगा इसका। पश्चिमोत्तर सीमा इसने सुरक्षित की, यानी कुल मिलाकर आज जो पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर सुरक्षा जो है कि। इसके अलावा खोखर जो हुआ करते थे, कक्कर या खोखर जाति, जाट कहे जाते थे इन लोगों को, इन्हीं को बाद में जाट कहा गया। तो खोखर जनजाति के जो लोग थे उन पर इसने नियंत्रण स्थापित किया। इसके अलावा राजपूतों का दमन करेगा ये, रायसीन के क्षेत्र को जीतेगा, मालवा के क्षेत्र को भी जीतेगा, इसके अलावा मारवाड़ के क्षेत्र को भी जीतेगा। लेकिन मारवाड़ का जो संघर्ष हुआ था उसमें लगभग बहुत जो है मुश्किल से इसकी जीत हुई थी। मालदेव के विरुद्ध ये आक्रमण किया गया था और बड़ी मुश्किल से ये जीत पाया था वहां पर। और इस जीतने के बाद ही इसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता, यानी कि कुल मिलाकर उस क्षेत्र को जीतने के चक्कर में पूरे भारत को खो बैठता। ये राजस्थान में पड़ता है मारवाड़ वाला क्षेत्र, मेवाड़ के आसपास का क्षेत्र पड़ेगा आपका। चलिए इन सबको विस्तार से देखें। और इसका जो अंतिम अभियान था वो कालिंजर अभियान था। कालिंजर अभियान 1545 में हुआ, ये इसका अंतिम अभियान था और इसी अभियान के समय इसका देहांत भी हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर मात्र 5 वर्षों तक इसने शासन किया, लेकिन अपने साम्राज्य को एक ये सुदृढ़ता जो है देकर गया था, या मजबूती प्रदान करके गया था। परंतु इसके उत्तराधिकारी इतने कमजोर हुए कि बहुत जल्दी इस वंश का विनाश भी हो जाएगा फिर से। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। तो शेर शाह के सैन्य अभियान, शेर शाह के सैन्य अभियानों की अगर हम बात करें तो इसने सबसे पहले क्या किया, गद्दी प्राप्त करने के पश्चात शेर शाह ने सर्वप्रथम 1541 ईस्वी में उत्तर पश्चिम में जो खोखर जनजाति के लोग रहा करते थे, जिनको जाट कहा जाता था, उन पर आक्रमण किया और उन पर नियंत्रण स्थापित किया ताकि मुगलों को भारत में प्रवेश करने से रोका जा सके, ताकि मुगल जो है या हुमायूं जो है दोबारा से भारत में ना आ सके। ऐसा इसने इसलिए किया। परंतु शेर खां खोखरों को पूर्णतः दबा नहीं सका, यानी कुछ उनका दमन किया लेकिन पूरी तरह से उनको दबा नहीं सका, पूरी तरह से उन पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका था शेर शाह सूरी। शेर शाह ने अपनी उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के लिए वहां पर टोडरमल के निर्देशन में, टोडरमल जो अकबर के दरबार में भी रहेगा, अकबर का नवरत्न होगा, ये पहले शेर शाह सूरी के दरबार में रहा करता था। टोडरमल के नेतृत्व में रोहतासगढ़ नामक किला बनवाया। कहां पर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर रोहतासगढ़ का किला इसके द्वारा बनवाया गया, ताकि उस क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान की जा सके, ताकि उस क्षेत्र से कोई आक्रमणकारी या मुगल फिर से भारत में न आ सके। इसके अलावा 1542 ईस्वी में इसने शेर शाह ने मालवा पर, यानी कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र पर आक्रमण किया और उसे अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। कब, 1542 ईस्वी में। शेर शाह ने 1543 ईस्वी में, 1543 ईस्वी में रायसीन पर आक्रमण किया और रायसीन पर आक्रमण करके इसने धोखे से वहां के जो शासक थे
पूरणमल उसकी हत्या करवा दी। इसके पश्चात राजपूत स्त्रियों ने जोहर किया और इस घटना से लज्जित होकर जो शेर शाह का पुत्र था जिसका नाम था कुतुब खां जो था उसने आत्महत्या कर ली थी। ये भी आपको याद रखना है। ये घटना जो है, इस तरह की घटना एग्जाम में कभी पूछ लेता है, भाई कोई जो है शेर शाह के पुत्र ने किस अभियान के समय आत्महत्या की थी, या कि जो है महिलाओं के जोहर करने से दुखी होकर किस शासक के बेटे ने हत्या की थी। तो शेर शाह सूरी के पुत्र थे जिसका नाम था कुतुब खां। एक योग्य सैन्य जो है, एक योग्य जो है ये उत्तराधिकारी हो सकता था शेर शाह सूरी का, लेकिन इसने पहले ही आत्महत्या कर ली थी क्योंकि शेर शाह सूरी ने इस क्षेत्र को धोखे से जीता था, पूरणमल की हत्या करवा दी, जिस कारण बाद में वहां पर महिलाओं के द्वारा जोहर कर लिया गया था। तो इसी घटना से दुखी होकर इसके पुत्र ने आत्महत्या कर ली थी बाद में, उसी के समय, उसी आक्रमण के समय। इसके बाद 1544 की बात करेंगे। ये 1644 आ गया भाई इसमें लिखा हुआ, इसको सही कर लेना। ये 1544 है। 1544 ईस्वी में शेर शाह ने मारवाड़ पर आक्रमण किया तथा जाली पत्रों की कूटनीति के माध्यम से मारवाड़ के शासक और मालदेव की सेना में फूट डाल दी। यहां भी इसने धोखा किया क्योंकि जीत नहीं पा रहा था, लेकिन इसने क्या करा फिर जो है आपका धोखे से जो मारवाड़ के शासक थे मालदेव, उनके सैनिकों में फूट डलवा दी। इसके बाद परिणाम स्वरूप राजपूत थोड़े से सैनिकों के साथ लड़े और पराजित हुए। शेर शाह का सबसे कठिन अभियान माना जाता है ये मारवाड़ अभियान जो था। और इस अभियान के समय अगर हम बात करें तो मारवाड़ पर आक्रमण के दौरान एक जो है सेनापति थे जेता और दूसरे थे कुप्पा। जेता और कुप्पा की वीरता को देखकर शेर शाह ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत या हिंदुस्तान का साम्राज्य गवा देता या खो बैठता। क्योंकि यहाँ पर जेता और कुप्पा जो थे इनके राजा, इन्होंने अपने राजा को तो यहाँ से जो है निकाल दिया था, नाम क्या था, मालदेव को निकाल दिया सुरक्षित। और दोनों भाई जो है जेता और कुप्पा, ये दोनों सेनापति के पद पर थे, दोनों लड़े, अंतिम समय तक शेर शाह सूरी की सेना के साथ में लड़ते रहे, परंतु अंत में जाकर जो है इनकी हार हुई और शेर शाह सूरी की जीत हुई थी। जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने कहा कि भाई मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। यानी कि बड़ी मुश्किल से शेर शाह सूरी के द्वारा ये क्षेत्र जीता गया था या मारवाड़ पर नियंत्रण स्थापित किया गया था, लेकिन ज्यादा समय तक ये कर नहीं पाया क्योंकि 45 में इसका देहांत हो गया और फिर से यहाँ का क्षेत्र जो है स्वतंत्र हो जाएगा। इसके बाद 1545 ईस्वी में ये शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान रहेगा। शेर शाह ने कालिंजर पर आक्रमण किया। कालिंजर उत्तर प्रदेश में है भाई। कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण किया जिसका शासक किरत सिंह था। तो कालिंजर का राजा जो हुआ करता था उसका नाम था किरत सिंह। तो किरत सिंह के सैन्य अभियान के विरुद्ध ही शेर शाह सूरी का देहांत हो गया। इस अभियान के दौरान जब वह उक्का नामक अस्त्र चला रहा था, कौन सा अस्त्र चला रहा था भाई, उक्का नामक अग्नास्त्र चला रहा था, तो उसी के दौरान किले की दीवार से टकराकर एक गोला रखकर लगकर, ठीक है, ये लगकर है, ठीक है, लगकर एक गोला दीवार में लगकर बारूद के ढेर पर आ गिरा। यानी कि उक्का नामक अस्त्र चला रहा था, आगे जो है आग्नेयास्त्र या आग्नेयास्त्र इसको कहा गया है, ये चला रहा था दीवार तोड़ने के लिए। जब दीवार में वो गोला जाकर लगा तो उसकी एक चिंगारी आकर जो है, इसके पीछे बारूद था, गोले रखे हुए थे, उनमें आकर आग लग गई। आग लग जाने के कारण 22 मई 1545 ईस्वी को शेर शाह सूरी का देहांत हो गया, परंतु कालिंजर को जीत लिया गया था या अधिकार कर लिया गया था। इसके बाद इसके उत्तराधिकारी आएंगे, अंत में उनके बारे में बात करेंगे। पहले शेर शाह सूरी के प्रसाद, ये इसके कुछ सैन्य अभियान थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, इसके प्रशासन के, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। देखिए सैन्य अभियान की अगर मैं बात करूं तो हमने जो देखे अब तक इसके सैन्य अभियान, सबसे पहले खोखरों पर किया था इसने। इसके अलावा जो है यहीं पर इसने रोहतासगढ़ का किला बनवाया पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में। उसके बाद रायसीन पर आक्रमण किया और मारवाड़ पर आक्रमण करेगा। मारवाड़ के बाद ये कालिंजर पर आक्रमण करेगा। कालिंजर इसका अंतिम अभियान था। अब इसके प्रशासन की बात करेंगे भाई। शेर शाह सूरी का प्रशासन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमको देखने को भी मिलते हैं। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूजीसी नेट गोल्ड के नाम से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करो। यदि आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं तो नेट का पेपर वन जिसमें आपकी 10 यूनिट है, 10 की 10 यूनिट आपको कंप्लीट इस चैनल पर कराई जाएगी, बिल्कुल विस्तार से, बिल्कुल आसान भाषा में, सरल भाषा में आपको वहां पर कराने का प्रयास कर रहा हूं। लगभग वहां पर आपकी 3 क्लासें अब तक आ चुकी हैं। तो अभी यूनिट नंबर 1 ही स्टार्ट की है। और अगर हिस्ट्री की बात करें तो प्राचीन भारत पूरा मैंने करा ही रखा है इस पे, ठीक है। मौका मिला तो दोबारा से भी करवा दूंगा फिर, ठीक है। इसके अलावा मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं।
अब फिलहाल जो चल रहा है ये मुगल वंश चल रहा है, और मुगल वंश की ये तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने बाबर और हुमायूं के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम जो पढ़ेंगे, आवाज तो ठीक आ रही भाई? चलो, आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं, बता दियो। एक मिनट देख लूं, चेक कर लो थोड़ा सा। चलो तो भाई आवाज तो आ रही होगी, हाँ ठीक है चलो। तो हम लोगों ने जो है अकबर और हुमायूं के बारे में पढ़ लिया है। बीच में 15 साल जो आइए सूर्यवंश के आ जाएंगे, तो सूर्यवंश को मैंने सोचा बीच में ही करा दूं यहीं पर, जैसे इसका शासन जो है, क्योंकि शासनकाल हुमायूं के बीच में ही आया। इसके बाद फिर हुमायूं गद्दी पर बैठेगा और 1 साल में ही हुमायूं मर जाएगा, 1 साल के अंदर ही। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो शेरशाह सूरी का बीच में आ गया, तो शेरशाह सूरी को पूरा कर लेंगे, और आज की क्लास में ही इसको मैं पूरा करा दूंगा। थोड़ी सी लंबी क्लास हो सकती है, ठीक है। तो आज ही हम जो है शेरशाह सूरी के बारे में कंप्लीट कर लेंगे। कल जो हमको पढ़ना है वो हम जो है फिर से मुगल वंश यानी कि अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर के लगभग 2 से 3 क्लासें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, और शाहजहां के बाद हमको औरंगजेब पढ़ना है। उसके बाद फिर जो है मुगलों के जो आपके उत्तराधिकारी आए, उसको मुगलोत्तर काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस वंश में बहुत कमजोर शासक रहेंगे सारे, और उनको लगभग 2 से 3 क्लास में पूरा हो जाएगा। फिर आपका मुगल वंश का प्रशासन, और उसके बाद फिर हम आधुनिक भारत की ओर चलेंगे। तो कुल मिलाकर एग्जाम जून में है आपका यूजीसी नेट का, उससे पहले पहले आपका जो है हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा पेपर 1 में 10 के 10 यूनिट कंप्लीट करा दूंगा एग्जाम से पहले ही। तो यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट गोल्ड के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब से कर लें। और संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर अगर आपको कमेंट करना है, कुछ आपका क्वेश्चन है, कोई टॉपिक आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो उसके बारे में आप जो है यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो में भी बता सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। चलिए, विकेंद्रीकृत प्रशासन का ढांचे के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस समय मुगल काल हो या आपका सूर्यवंश हो या दिल्ली सल्तनत हो, सबसे प्रमुख हुआ करता था सुल्तान या फिर बादशाह या राजा। ये सर्वाधिकारी होता था, यानी कि कुल मिलाकर जो है ये सर्वे सर्वा होता था साम्राज्य का। इसके अलावा इसके नीचे जो होते थे उनको कहा जाता था आपका जिला। जिलों में बांटा गया था। जिलों को उस समय सरकार कहा जाता था, और सरकार का जो प्रमुख होता था उसको सिकदार ए सिकदारान कहा जाता था। इसके अलावा मुंसिफ मुंसिफान होते थे न्याय करने के लिए। आगे विस्तार से बात करेंगे इनके बारे में। इसके अलावा उसके छोटा जिले के अंडर बहुत सारी तहसील होती थी जिनको परगना कहा जाता था, और परगने का जो प्रमुख था वो सिकदार हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ पर एक मुंसिफ भी हुआ करता था, एक फौतदार यानी कि खजांची भी हुआ करता था, और 2 कारकुन भी यहाँ पर जो है हुआ करते थे। इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे, अभी समझाऊंगा। इसके अलावा सबसे छोटी इकाई इस समय क्या थी? गांव, ग्राम हुआ करती थी, और गांव का जो प्रमुख होता था उसको मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। इसके अलावा यहाँ पर एक पटवारी भी हुआ करता था, जो आज भी होता है, देखने को मिलता है। चलिए जी, तो अब इनको विस्तार से देख लेते हैं। शेरशाह सूरी का प्रशासन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। क्वेश्चन यहां से आपके ये मान लो कि हमेशा यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जहां से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र से हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो शेरशाह सूरी के प्रशासन से क्वेश्चन आते हैं पक्का। तो देखो, मध्यकालीन भारत में महानतम शासकों में शेरशाह सूरी की गणना की जाती है। क्यों? क्योंकि इसका प्रशासन इतना अच्छा रहा। इसने जो प्रशासन प्रणाली चलाई वो आज तक भी हमको देखने को मिलती है। अभी देखिएगा किस तरह से है। इसका प्रमुख कारण शेरशाह की उत्तम शासन व्यवस्था थी। शेरशाह का मॉडल कुछ सीमा तक अलाउद्दीन खिलजी, जो हमने पीछे पढ़ा, अलाउद्दीन खिलजी के मॉडल से प्रभावित था। इस मॉडल ने अकबर के मॉडल को भी प्रभावित किया। यानी कुल मिलाकर शेरशाह सूरी के द्वारा जो अभी मॉडल स्थापित किया जाएगा, ये मॉडल जो था ये शेरशाह सूरी से पहले जो शासक आए थे, एक अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश में, खिलजी वंश के सबसे प्रमुख शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। तो उनके समय जो व्यवस्था चलाई गई थी उससे प्रभावित था। अब बाद में इसके बाद जो आपके अकबर आएंगे, अकबर जो है इसी के आधार पर अपनी शासन प्रणाली को चलाएंगे। शेरशाह के प्रशासन की विशेषता उसका अत्यधिक केंद्रीकृत होना था। यानी कुल मिलाकर केंद्र, राजा के हाथ में जो है सत्ता थी। पूरी जो पावर होती थी वो राजा के हाथ में हुआ करती थी। शेरशाह स्वयं प्रशासन की धुरी था और स्वयं ही सभी महत्वपूर्ण कार्य किया करता था। शेरशाह का प्रशासन की अगर बात करें तो सबसे प्रमुख रहेगा भाई सुल्तान। सुल्तान जो है, सुल्तान ये सबसे प्रमुख हुआ करता था, यानी कि संपूर्ण साम्राज्य का प्रमुख। इसको कह सकते हैं संपूर्ण साम्राज्य, संपूर्ण साम्राज्य का स्वामी होता था। सुल्तान जो था वो संपूर्ण साम्राज्य का स्वामी हुआ करता था, सर्वे सर्वा होता था, प्रमुख होता था और इसका पूरी तरह से नियंत्रण होता था राज्य पर। इसके अलावा केंद्रीय प्रशासन की अगर बात करें तो
शेरशाह सूरी को निम्नलिखित महत्वपूर्ण मंत्रियों के द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। कौन कौन से मंत्री होते थे उनके बारे में बात करेंगे। दीवान ए विजारत, जिसे वजीर भी कहा जाता था। तो वजीर जो है ये कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी के बाद या सुल्तान के बाद सबसे प्रमुख पद हुआ करता था किसका, वजीर का। इसे उस समय दीवान ए विजारत के नाम से जाना जाता था। किसमें, सूरी वंश में। राजस्व और वित्त का प्रभारी दीवान ए आरिज कहलाता था, जबकि सेना का प्रमुख दीवान ए रसालत कहलाता था। विदेश सॉरी इसमें जो है राजस्व और वित्त का प्रभारी हुआ करता था एक आपका। इसके अलावा दीवान ए आरिज जो होता था वो सेना का प्रमुख होता था, और दीवान ए रसालत जो था वो विदेश मंत्री हुआ करता था इसमें। दीवान ए इंसा ये संचार मंत्री हुआ करता था। इसके अलावा दीवान ए कजा की अगर बात करें, दीवान ए कजा ये एक मौलवी हुआ करता था जो न्याय विभाग को देखता था। वैसे सबसे बड़ा न्यायाधीश आपका कौन था, सुल्तान था, लेकिन उसके नीचे जो प्रमुख न्यायाधीश हुआ करता था उसे दीवान ए कजा कहा जाता था। जबकि संचार मंत्री को, कम्युनिकेशन जो मंत्री था, संचार मंत्री, सूचना देने वाला, उसे दीवान ए इंसा कहा जाता था। इसके अलावा दीवान ए बरीद ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख हुआ करता था। दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। और दीवान ए, एक मिनट को भाई, दीवान ए समन शाही ये परिवार का प्रभारी हुआ करता था। दीवान ए समन शाही परिवार जो राज दरबार हुआ करता था, समन ए शाही जो परिवार का प्रभारी हुआ करता था, यानी कुल मिलाकर परिवार के खाने पीने की, सामान की, आदि की समस्याओं को दूर किया करता था। तो दोबारा से देख लेते हैं एक बार फिर से। दीवान ए विजारत वजीर का पद हुआ करता था। राजस्व और वित्त की अगर बात करें तो ये दीवान ए आरिज का पद हुआ करता था, सेना का प्रभारी। इसके अलावा दीवान ए रसालत विदेश मंत्री हुआ करता था। दीवान ए इंसा संचार मंत्री हुआ करता था। दीवान ए कजा की बात करें तो न्यायाधीश होता था। दीवान ए बरीद जो हुआ करता था ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख हुआ करता था। और दीवान ए समन शाही की अगर बात करें तो ये परिवार का प्रभारी, यानी कि परिवार के कार्यों को देखता था, या परिवार वालों को कोई भी समस्या होती थी, कोई भी सामान मंगाना होता था तो इसके द्वारा लाया जाता था। तो ये कुछ प्रमुख पद थे। अब देखेंगे सरकार और परगना में भी। सरकार और परगना की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सरकार और परगना, अधिकारी और उसके दायित्व। सिकदार की अगर बात करें, सिकदार जो होता था ये, इसका कार्य था शांति व्यवस्था बनाए रखना, यानी कुल मिलाकर सेना का प्रमुख होता था ये, और बनाए रखना, और अपराधियों को दंड देने का कार्य भी इसी का हुआ करता था। मुंसिफ या आमिल की अगर बात करें तो ये कर वसूल करने वाला अधिकारी हुआ था, ये हुआ करता था। तो भू राजस्व की वसूली और दीवानी मुकदमों का फैसला भी आमिल के द्वारा किया जाता था या फिर मुंसिफ के द्वारा किया जाता। कुल मिलाकर न्याय करने का कार्य, कर वसूल करने का कार्य किसका हुआ करता था, मुंसिफ या आमिल का हुआ करता था। और सिकदार का काम था शांति व्यवस्था को बनाए रखना। नोट, भ्रष्टाचार रोकने के लिए अधिकारियों का नियमित स्थानांतरण भी किया जाता था, यानी कुल मिलाकर ट्रांसफर किया जाता था। समय समय पर शेरशाह सूरी क्या करते थे, अपने अधिकारियों का ट्रांसफर किया करते थे ताकि वे भ्रष्ट ना हो। जैसे आज के समय जो जिलाधिकारी होता है, डीएम जो होता है, उसके भी लगभग 1 साल में या 6 माह के अंदर ही ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि एक क्षेत्र में अगर किसी एक व्यक्ति को एक लंबे समय तक आप रखोगे तो उसके भ्रष्ट होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। प्रांतीय प्रशासन तो जो है उसी आधार पर आज भी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा जो है ट्रांसफर होते रहते हैं। प्रांतीय प्रशासन की हम बात करेंगे तो प्रांतीय प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो केंद्र प्रांतों में विभाजित था, यानी कुल मिलाकर जो पूरा देश था, शेरशाह सूरी का जो साम्राज्य था वो प्रांतों में यानी कि राज्यों में विभाजित था, जिसे सूबा कहा जाता था। आज क्या कहते हैं, आज कहते हैं स्टेट या राज्य। उस समय राज्य को सूबा कहा जाता था और इसका प्रमुख सूबेदार होता था, और यहाँ का प्रमुख होता था कौन, सूबेदार। जैसे आज के समय राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। तो उस समय आपका सूबे का प्रमुख होता था सूबेदार, या उसी को फौजदार भी कहा जाता था। फौजदार की नियुक्ति की जाती थी, यानी कि प्रांत को चलाने के लिए, सूबे को चलाने के लिए एक आपके सूबेदार या फौजदार की नियुक्ति की जाती थी, जिसे फौजदार भी कह सकते हैं, सूबेदार भी कह सकते हैं। आज उसी तरह से आपका राज्यपाल होता है राज्य को चलाने के लिए। राज्य का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उसी के समय, उसी के आधार पर आज भी शासन व्यवस्था चलती है। इसके बाद सरकार की बात करें, सरकार या सिट यानी कि जिला, जिला प्रशासन। शेरशाह ने शासन की सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य को 66 इकाइयों में, सरकारों में विभाजित किया था। शेरशाह सूरी का जो पूरा साम्राज्य था उसने 66 जिले, अपने पूरे साम्राज्य को 66 जिलों में विभाजित किया था,
जिनमें से 19 जिलों की अगर बात करें या 19 सरकार की बात करें तो बंगाल में थी। सरकार मतलब के जिला, या सिख भी कहते थे उसको, सिख या सरकार जिले को कहा जाता था। बंगाल में कितने थे? 19 थे। याद रखना है, एग्जाम में कभी हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। टोटल कितने थे? तो 66 जिले थे शेर शाह सूरी के समय। प्रत्येक सरकार में प्रशासन के प्रभारी 2 अधिकारी हुआ करते थे। एक होता था सिकदार ए सिकदारान। सिकदार ए सिकदारान जो था ये कानून व्यवस्था को देखता था, कानून और व्यवस्था को देखता था। जैसे आज कह सकते हैं आपका कि जहां डीएम की तरह, ठीक है, आज जो जिलाधिकारी है उसकी तरह था ये, ठीक है। इसके बाद दूसरा था मुंसिफ ए मुंसिफान। मुंसिफ ए मुंसिफान, मुंसिफान है भैया, ठीक है। मुंसिफ ए मुंसिफान ये क्या होता था? ये आज के जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उसकी तरह था। बंगाल में एक असैनिक अधिकारी जिसे अमीर ए बंगाल भी कहा जाता था, अमीर ए बंगाल की भी नियुक्ति की गई थी शेरशाह सूरी के द्वारा, जो एक असैनिक अधिकारी था, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी इसको कहा जा सकता है। इसके बाद देखो, सबसे पहले क्या देखा? प्रांत देखे। प्रांत के बाद क्या आए? सिख आए। जैसे कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो देश के बाद क्या आता है? राज्य, यानी कि प्रांत आ गए। उसके नीचे क्या आ गया? जिला। राज्यों को जिलों में बांटा गया, तो इसने भी ऐसे बांट रखा था सिखों में, ठीक है, या सरकार में। इसके अलावा सरकार के अंदर ही होते थे क्या? परगने, जैसे आज होते हैं, ठीक है, परगने यानी कि ब्लॉक इनको कहा जा सकता है। परगना प्रशासन, सरकार अनेक परगनों में विभाजित थी। सिकदार जैसे सैन्य अधिकारी थे, अमील भू राजस्व अधिकारी था, होतेदार ये कोषाध्यक्ष हुआ करता था, कारकून की बात करें तो ये लेखाकार हुआ करता था, लेखाकार यानी कि जो लेखा जोखा रखता था, और प्रत्येक परगने के प्रशासन के प्रभारी हुआ करते थे। यानी कुल मिलाकर ब्लॉक में ये सारे ब्लॉक के अधिकारी हैं। जैसे आज कानून को है, आज कह सकते हैं तहसीलदार है, इसके अलावा आज जो है आप कह सकते हैं एसडीएम को भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे अधिकारी इस तरह से आते थे। इसके बाद ब्लॉक के अंदर ही होते थे क्या? गांव, ग्राम का जो प्रशासन था। इसमें देख लेते हैं, प्रत्येक परगना अनेक गांवों में, गांव से मिलकर बनता था। गांव शासन की सबसे छोटी इकाई थी। आज भी प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई है वो गांव ही होती है। गांव से बड़ा कह सकते हैं ब्लॉक को, ब्लॉक से बड़ा जिले को कह सकते हैं, जिले से बड़ा राज्य को, राज्य से बड़ा देश। तो वही था सिस्टम इसमें भी। सबसे ज्यादा गांव, गांव के ऊपर परगना यानी कि क्या कह सकते हैं? ब्लॉक, और ब्लॉक के ऊपर जिला यानी कि सिख या सरकार, और सरकार के ऊपर प्रांत यानी कि राज्य, और इसके ऊपर आ जाएगा पूरा साम्राज्य। तो इसी तरह से बटा हुआ था, ठीक है। गांव शासन की सबसे छोटी इकाई थी, और गांव का प्रमुख अधिकारी जो हुआ करता था उसे मुकद्दम कहते थे। मुकद्दम या उसी को मुखिया, जिसे आज के समय प्रधान कहा जाता है, आज के समय इसी को प्रधान कहा जाता है, उस समय इसको मुकद्दम या मुखिया कहा जाता था। इसके अलावा जो गांव की शांति व्यवस्था के लिए उत्तराधिकारी था, यानी कि गांव की शांति व्यवस्था के लिए ये उत्तराधिकारी हुआ करता था। पूरे गांव का शासन देखता था, गांव में कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई समस्या ना हो, गांव में शांति स्थापित हो, पूरी जिम्मेदारी जो है मुकद्दम या मुखिया की हुआ करती थी, जैसे आज के समय गांव के प्रधान की हुआ करती है। इसके बाद गांव का दूसरा प्रमुख अधिकारी की अगर बात करें तो वो होता था भाई कौन? पटवारी। दूसरा प्रमुख अधिकारी कौन होता था? पटवारी हुआ करता था, जो कृषकों उनकी और भूमि, कृषकों और उनकी भूमि व उपज का ब्यौरा रखता था। जैसे कि आज के समय भी पटवारी होता है। पटवारी का काम क्या होता है? गांव की जमीन, गांव की संपत्ति का ब्यौरा रखना, ये काम सारा पटवारी का होता है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं आज भी ऐसी व्यवस्था है, और उस समय भी ऐसे ही थी। यानी कि शेर शाह सूरी ने इसकी शुरुआत की थी। सबसे ऊपर क्या था आपका? देश, जैसे कि या इसका साम्राज्य। उसके बाद इसने क्या बांटा? अपने पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया। जैसे कि पूरा भारत बटा हुआ है आज 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में, तो इसने भी इसी तरह से अपने साम्राज्य को सूबों में बांट दिया। उस समय सूबे कहा जाता था राज्यों को या प्रांतों को, जिसका प्रमुख सूबेदार या फौजदार हुआ करता था। इसके बाद राज्यों के अंदर ही क्या होते हैं? जिले होते हैं। जैसे आज के समय जिलों से बनकर जो है राज्य के अंदर क्या हो गए? जिले हो गए। तो जिलों को कहा जाता था सिख या सरकार, जिनका प्रमुख कौन होता था? जिनका प्रमुख सिकदार हुआ करता था, जिसका प्रमुख सिकदार हुआ करता था। और ऐसा कहा जाता है कि शेर शाह सूरी के समय 66 जिले थे, यानी कि 66 सिख थे या 66 सरकार थे, और 19 जो जिले थे वे अकेले बंगाल में हुआ करते थे। तो इसका प्रमुख जो होता था सिकदार ए सिकदारान हुआ करता था, जो कानून व्यवस्था को देखता था। इसके अलावा न्यायाधीश जो होता था उसे बोलते थे मुंसिफ ए मुंसिफान। इसके अलावा एक और सैनिक था जो प्रशासनिक अधिकारी ही हुआ करता था, यानी कि असैनिक अधिकारी था, जिसको अमीर ए बंगाल के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा परगना, जैसे कि आज के समय कह सकते हैं क्या? ब्लॉक। तो ब्लॉक में सरकार अनेक परगनों में विभाजित की गई, जिसका प्रमुख सिकदार हुआ करता था।
देखिए सरकार का यानी कि जिले का प्रमुख कौन होता था? सिकदार ए सिकदारान, जबकि ब्लॉक का प्रमुख सिकदार होता था जो एक सैन्य अधिकारी होता था। इसके अलावा एक अमीन होता था जो भूराजस्व को देखता था, फोतेदार होता था जो कोषाध्यक्ष हुआ करता था, कारकून लेखाकार हुआ करता था। ये सारे परगने के प्रमुख अधिकारी थे। इसके अलावा जैसे आज के समय कह सकते हैं कानून गो है, अमीन है, आज भी होता है अमीन का पद, ठीक है, कानून गो का पद होता है, ठीक है। इसके अलावा कह सकते हैं आप इसमें कौन, तहसीलदार आ सकते हैं जो तहसील के प्रमुख होते हैं। सबसे छोटी इकाई थी कौन? ग्राम। गांव सबसे छोटी इकाई थी और अनेक गांव से मिलकर ही परगना बनता था। अनेक परगनों से मिलकर क्या बनता था? सिख बनता था। जो अनेक सिखों से मिलकर प्रांत बनते थे और प्रांतों से मिलकर ही साम्राज्य बनता था। जैसे आज गांव से मिलकर ब्लॉक बनता है, ब्लॉक से मिलकर जिला बनता है, जिलों से मिलकर एक क्या बनेगा? जिलों से मिलकर एक राज्य बनता है और एक जो है 28 राज्यों से मिलकर भारत का निर्माण हुआ है या भारत बना हुआ है। ठीक है, चलिए जी, यहां तक वो उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। गांव का जो प्रमुख अधिकारी हुआ करता था उसको मुकद्दम कहा जाता था या उसी को मुखिया भी कहते थे, जिसे आज प्रधान कहते हैं। और लेखा जोखा गांव की जमीन का रखने वाला पटवारी हुआ करता था। आज भी पटवारी का पद होता है भाई। वैकेंसी भी निकल रही है, एग्जाम भी है आपका कब को? मई में। लेखपाल का, जिसे आज लेखपाल या पटवारी कहते हैं। इसके बाद सैन्य प्रशासन और सुधार देख लेते हैं। इसने क्या करा? दाग प्रथा। दाग प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी, लेकिन इसने भी दाग प्रथा को जारी रखा। शाही घोड़ों को दागने की प्रथा, ताकि उन्हें बदला नहीं जा सके, ये इसने जारी रखा। मुद्रा की बात करें तो इसके अलावा चेहरा या हुलिया लिखवाना, ठीक है, उस समय अलाउद्दीन खिलजी के समय हुलिया लिखवाना कहते थे, अब इसने कहा चेहरा, ठीक है, यानी कि सैनिकों का हुलिया लिखवाने की कार्य भी इसने किया, जो आपका किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा इसने अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने भी नगद वेतन दिया था। सैनिकों को जागीर के बजाय इसने क्या करा? नगद वेतन दिया, सैलरी दी और सुल्तान द्वारा सीधे भर्ती की जाती थी। इसके अलावा जो है इसने क्या करा? सीधे अपने सैनिकों को वेतन दिया, न कि जागीर या जमीन का भाग ना देकर इसने अपने सैनिकों को वेतन दिया था, ये सैलरी दी थी। चलिए जी, अब देखेंगे सैन्य प्रशासन, गुप्तचर प्रणाली और न्याय व्यवस्था को देखने वाले हैं। अब सैन्य प्रशासन की अगर बात करें तो शेर शाह ने विशाल केंद्रीय सेना रखी, यानी कि इसके पास जो है केंद्र की खुद की एक बड़ी सेना थी इसके पास। वह स्वयं प्रधान सेनापति हुआ करता था और स्वयं सैनिकों की भर्ती करता था। शेर शाह सूरी अपने सैनिकों की भर्ती भी खुद करता था और सेना का प्रमुख भी यही था। इसके शासनकाल में दाग यानी कि घोड़ों को दागने की प्रथा, हुलिया सैनिकों की पहचान लिखने का ये कार्य हुआ करता है, इसको हुलिया कहा जाता था, का सख्ती से पालन किया ताकि सैनिक और घोड़ों को बदला ना जा सके। सैनिकों एवं सरदारों को मुख्यतः जागीर के माध्यम से वेतन दिया, यानी कि जो सैनिक और सरदार हुआ करते थे उनको जागीर के रूप में दिया, लेकिन इसके अलावा जो और लोग थे उनको वेतन का अधिकार सैन्य योग्यता थी, यानी कि सैनिकों को दिया जाता था क्या? अन्य लोगों को दिया जाता था क्या? वेतन, सैलरी। सैनिकों को वेतन जागीर के रूप में न देकर अधिकतर नगद के रूप में देने की इसने जो है दी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको जागीर के रूप में भी दी गई। कुछ लोगों को वेतन जागीर के रूप में भी दिया जाता था, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसने क्या किया? नगद रूप में जो है सैलरी दी। शेर शाह ने सैनिकों को कठोर अनुशासन रखा, सैनिकों में कठोर अनुशासन रखा। यद्यपि सैनिकों की पदोन्नति भी शेर शाह स्वयं ही करता था, यानी कि उनका ट्रांसफर, उनका प्रमोशन भी शेर शाह सूरी के द्वारा स्वयं किया जाता था। घुड़सवार सैनिक, जिनकी संख्या कितनी थी? ऐसा कहा जाता है कि 1,50,000 इसकी सेना में घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे। इस तरह के डाटा जो है यूजीसी नेट एग्जाम में पूछ लेता है भाई, इसको देख लो। पदाती सेना पैदल सेना, यानी कि जो पैदल चलती थी, उनकी संख्या ऐसा कहा जाता है कि 25,000 थी इसकी सेना में। हस्ती सेना, हाथी सेना, जिसमें अब्बास खां के अनुसार ऐसा कहा गया कि 5,000 हाथी इसकी सेना में शामिल थे। और बंदूकचियों की बात करें, बंदूक चलाने वाले सैनिकों की अगर बात करूं तो 50,000 सैनिक इसके शासन जो है सेना में शामिल थे। तो कुल मिलाकर घुड़सवार सैनिकों की संख्या सबसे ज्यादा 1,50,000 थी। घुड़सवार सैनिक इसकी सेना में सबसे ज्यादा थे। पद यानी कि पैदल सेना कह सकते हैं 25,000 थी। और हाथियों की जो संख्या थी इसके शासनकाल में, अब्बास खां के अनुसार, जो इतिहासकार हैं जो है अब्बास खां, उन्होंने बताया कि 5,000 हाथी इसकी सेना में हुआ करते थे और बंदूकचियों की संख्या 50,000 थी। न्याय और गुप्तचर प्रणाली देख लेते हैं। न्याय और गुप्तचर प्रणाली के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी बहुत ज्यादा जो है सुदृढ़ व्यवस्था मानी जाती है न्याय की और गुप्तचर प्रणाली की। न्याय सबसे उत्कृष्ट धार्मिक कार्य है। स्थानीय उत्तरदायित्व जो है, यहाँ पर जो है कि सुल्तान ये बैठा है और ये आपके जो है ये इनके साथ में न्याय कर रहा है। यदि गांव में चोरी होती थी तो मुकद्दम मुखिया जो था को
क्षतिपूर्ति करनी होगी, अपराधी को पकड़ना होगा। यानी कुल मिलाकर गांव का प्रशासन, अगर हम बात करें स्थानीय लेवल पे, ये बताया गया है, ये कौन है? मुकद्दम है भाई, ठीक है, ये मुकद्दम है। मुकद्दम यानी कि आज का प्रधान इसको कह सकते हैं। और इसकी जिम्मेदारी होती थी कि अगर गांव में कोई भी दिक्कत है, कोई भी चोरी है, कोई भी कांड हुआ है, कोई भी घटना हुई है, तो उसकी क्षतिपूर्ति जो है मुकद्दम को करनी होती थी, और अपराधी को पकड़ने की जिम्मेदारी भी इसी की थी। इसके अलावा देखिए गुप्तचर प्रणाली की, तो गुप्तचर प्रणाली बहुत ज्यादा मजबूत थी, और गुप्तचर जो अधिकारी हुआ करता था उसको बरीद कहा जाता था। इस काल में साम्राज्य के कोने कोने से सूचना एकत्र करके सुल्तान तक पहुंचाता था, सुल्तान को सूचना देता था। देखो यहाँ पर ये देख सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पर बहुत सारे पद जो है ये आपके किले बना रखे, यहां से लोग क्या करते थे, सूचना एकत्रित करके मुरीद जो था, बरीद जो था, ये सुल्तान को दिया करता था। विस्तार से देखेंगे इनके बारे में। शेर शाह सूरी, ठीक है, गुप्तचर प्रणाली। शेर शाह की गुप्तचर प्रणाली अत्यंत कुशल थी। उसने सभी प्रमुख नगरों और केंद्रों में भी गुप्तचरों को नियुक्त किया। यानी कुल मिलाकर जितने भी शहर हुआ करते, जितने प्रमुख नगर थे शेर शाह सूरी के साम्राज्य में, उन सभी में इसने क्या करा, और केंद्र में गुप्तचरों को नियुक्त कर दिया। यानी कि खुफिया एजेंट इसने बिठा दिए थे अपने, ठीक है। इन गुप्तचरों ने भी शेर शाह सूरी की तुरंत सूचना भेजने के लिए सरायों में डाक चौकियों की व्यवस्था की। यानी कुल मिलाकर जो है, ताकि सूचना जल्दी से सुल्तान तक पहुंचाई जा सके, इसलिए सराय बनाई गई और डाक चौकियां बनाई गई, जहां पर 2 घोड़े हमेशा उपलब्ध रहते थे। एक घोड़ा अगर थक गया तो दूसरे घोड़े को लेकर तुरंत दौड़ना होता था। शेरशाह के सकल प्रशासन या सफल प्रशासन में उसकी, ये आपका सफल है भाई, ठीक है, सफल प्रशासन में उसकी गुप्तचर प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यानी कि गुप्तचर प्रणाली इसकी सबसे मजबूत थी, जिस कारण सुल्तान को सारी जानकारी प्राप्त होती रहती थी। सुल्तान को सारी जानकारी मिलती रहती थी, जिस कारण सुल्तान जो है बहुत तेजी से फैसले लेता था। न्याय व्यवस्था की बात करें, शेरशाह राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था। जो है प्रत्येक बुधवार को, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, याद रखना, बुधवार के दिन ये न्याय करता था। और जहांगीर और शाहजहां जो होंगे वे भी बुधवार के दिन ही न्याय करेंगे। स्वयं न्याय के लिए बैठता था, यानी कि बुधवार को स्वयं सुल्तान बैठता था लोगों की बात सुनने के लिए, न्याय करने के लिए। इसके अतिरिक्त लगान संबंधी मुकदमे का निर्णय परगनों में मुंसिफ तथा सरकारों में मुंसिफ या मुंसिफान किया करते थे। तो अगर मानो परगने का मैटर है तो उसको कौन देखेगा? मुंसिफ देखेगा। और अगर आपका जिले का मैटर है, जिले का मैटर है, सरकार का मैटर है, तो उसको कौन देखेगा? मुंसिफ है मुंसिफान। फौजदारी मुकदमों की सुनवाई सिकदार ए सिकदारान करता था के द्वारा होती थी। इसके अतिरिक्त काजी मीर अदल नामक अधिकारी भी न्यायाधीश के रूप में कार्य करते थे। तो कितने न्यायाधीश हो गए? एक तो खुद सुल्तान हुआ करता था, इसके अलावा परगने के लिए मुंसिफ था, सरकारों के लिए मुंसिफ या मुंसिफान था, और फौजदारी जो मैटर हुआ करते थे, लड़ाई झगड़े के, फौजदारी बोलते हैं लड़ाई झगड़े के जो मुकदमे होते हैं, तो उनको कौन देखता था? सिकदार सिकदारान। इसके अतिरिक्त काजी भी हुआ करता था, और मीर अदल, ये भी 2 अधिकारी थे जो न्याय का ही कार्य करते थे। अब देखेंगे भू राजस्व प्रणाली। टोडरमल के बारे में आप जानते होंगे, अकबर का नवरत्न इसको कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो है ये व्यक्ति था, और उसका मित्र भी हुआ करता था टोडरमल। तो इसके बारे में जो है, इसने क्या करा, ये पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रहा करता था, और शेरशाह सूरी के बाद ये चला गया किसकी सेवा में? ये अकबर की सेवा में बाद में यही जाएगा। तो मापन की अगर बात करें तो इसने सिकंदरी गज, जो आपका सिकंदर लोदी के द्वारा शुरू की गई थी, 32 अंक वाली, 32 इंच की, और सन की डंडी, इसी का प्रयोग किया इसके द्वारा। इसके अलावा वसूली के रूप में इसने कुल उपज का 1/3 भाग कर के रूप में वसूल किया था। तो कुल उपज का 1/3 भाग के रूप में इसने वसूल किया। मूल्यांकन की बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, किसानों से सीधा संपर्क था किसका? सुल्तान का। सुल्तान को डायरेक्ट कर दिया करते थे कौन? किसान। उसी को कहा गया है क्या? रैयतवाड़ी व्यवस्था। दस्तावेजीकरण की बात करें तो पट्टा, इसने जमीन जो है, लोगों को पट्टे पर जमीन दी, अधिकार पत्र दिया गया। इसके अलावा कबलियत, ये एक सहमति पत्र हुआ करता था, जिसके माध्यम से क्या होता था कि लोगों को लिखित में देना पड़ता था कि हम प्रत्येक वर्ष जो है सुल्तान को कर देंगे, जिस आधार पर उनको पट्टे दिए जाते थे। आगे बात करेंगे इसी के बारे में विस्तार से। चलिए देखते हैं भू राजस्व प्रशासन। शेरशाह के समय राज्य की आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था क्या? भूमि कर, जो जमीन पर कर लगता था, जिसे लगान कहा जाता था। एक मूवी भी आई थी भाई आमिर खान की, लगान, आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है।
तो उसे लगान कहा जाता था, यानी कि अंग्रेज भी लगान लिया करते थे किस पर? जमीन पर। तो जमीन पर जो कर दिया जाता था उसे लगान या भूमिकर या भू राजस्व भी उसको कहा जाता था। तो भू राजस्व प्रशासन में भी शेरशाह के मॉडल में अकबर के मॉडल को प्रभावित किया। शेरशाह से पूर्व अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी ने भूमि की माप करने के लिए माप प्रणाली जो चलाई थी, शेरशाह ने भू राजस्व सुधार के निम्न उद्देश्य किए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी से पहले भी भूमि सुधार में बहुत सारे कार्य किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी के द्वारा। फिर बाद में इसने भी जो है बहुत ज्यादा सुधार किए। कौन कौन सी किए? उत्पादन में वृद्धि, रैयतों की सुरक्षा, राज्य की आय में वृद्धि। इसने क्या किया? उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लोगों को ऋण दिया, लोगों की सहायता की। इसके अलावा राज्य की आय में भी वृद्धि तभी हुई जब आपकी कहां पर हुई? जब लोगों के पास में आय होगी, लोगों की इनकम होगी, जब लोगों की जो है आमदनी बढ़ेगी तो राज्य की भी आय तभी बढ़ती है। तो इसने क्या किया? इसने लोगों को या किसानों को मजबूत करने का कार्य किया ताकि वे राजा को या सुल्तान को नियमित रूप से कर दे सकें। शेरशाह ने इस सुधार की प्रक्रिया हेतु अहमद खां नामक अधिकारी को अधिकृत किया। अहमद खां ने हिंदू ब्राह्मणों की सहायता से भूमि की माप करवाई और कृषि भूमि का एक दस्तावेज तैयार किया। तो ये नाम याद रखना है, अहमद खां, जो शेरशाह सूरी के समय था, जिसने हिंदू अधिकारियों के या हिंदू ब्राह्मणों की सहायता से उस समय पूरे साम्राज्य की पैमाइश करवाई, जमीन की पैमाइश करवाई और कृषि भूमि का एक दस्तावेज तैयार किया। भूमि माप में शेरशाह ने इकाई के रूप में गज ए सिकंदरी, जो सिकंदर लोदी के द्वारा शुरू की गई थी, गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया, जो कितना? 39 अंगुल, यानी कि 39 अंगुल। अंगुल मतलब कि एक अंगुल, एक बिलहंद अंगुल या 32 इंच का यह हुआ करता था, जो 3/4 मीटर की सन की एक रस्सी या डंडी हुआ करती थी। तो इसने क्या करा? गज ए सिकंदरी का इस्तेमाल किया, जिसमें 32 इंच होते थे, ये आपको याद रखना है। 39 अंगुल भी इसको कह सकते हैं। शेरशाह की भूमि की माप की पद्धति जबती पद्धति कहलाई। तो शेरशाह सूरी के द्वारा जो जमीन को नापने की पद्धति थी उसको क्या कहा गया? उसको जबती पद्धति कहा गया भाई, ठीक है, जबती पद्धति उसको कहा जाता था। ठीक है, एक मिनट। तो उसको जबती पद्धति के नाम से जाना जाता था। एक मिनट रुक जाओ भाई। चलिए जी, तो उसको जबती पद्धति कहा जाता था। जबती पद्धति टोडरमल पद्धति के नाम से भी जानी जाती थी, क्योंकि टोडरमल के द्वारा इसको लागू किया गया था, इसलिए इसको टोडरमल पद्धति के नाम से भी जाना गया, क्योंकि टोडरमल को इस प्रणाली का जनक माना जाता है। प्रत्येक किसान को पट्टा दिया गया, जमीन दी गई, पट्टा दिया गया, ठीक है, पट्टा मतलब जमीन, ठीक है, भूमि दी गई, ठीक है, सरकारी जमीन दी गई, उससे कबूलियत लिखवाई जाती थी। पट्टे में जमीन के स्वामी का नाम आदि स्पष्ट किए जाते थे, यानी कि जो पट्टा या जमीन का जो भाग किसान को दिया जाता था या किसी व्यक्ति को दिया जाता था, तो उससे एक कबूलियत लिखवाई जाती थी ताकि वो समय समय पर जो है कर प्रदान करता रहे। अगर वो टैक्स नहीं देगा तो उस पट्टे को वापस भी लेने की व्यवस्था की गई थी, उसी को कहा गया कबूलियत। कबूलियत में यह बात स्पष्ट की जाती थी कि संबंधित किसानों को कितना राजस्व प्रदान करना है, कितना टैक्स जमा करना है। शेरशाह के समय रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से सीधा लगान लिया जाता था, तो डायरेक्ट किसानों से लगान वसूल किया जाता था। शेरशाह के समय भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का, यानी कि जितना भी उत्पादन होता था 1/3 भाग उसका लिया जाता था। मान लो किसी के खेत में 100 क्विंटल गेहूं हुए तो 33.3 क्विंटल गेहूं उसको जो है सुल्तान को, यानी कि 1/3 कर के रूप में देना पड़ता था। किंतु मुल्तान से उपज का भाग लगान के रूप में लिया जाता था, जो आपका 4 पर जो है 1/4 हुआ करता था, 1/4 हुआ करता था, 1/4 हुआ करता था। शेरशाह ने अनाजों की दर तालिका तैयार करवाई, जिसे रय कहा गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। रय किसे कहा जाता था? तो रई या रय जो कहा गया, ये एक दस्तावेज हुआ करता था जिसमें जमीन का हिसाब किताब था, तो इसको रई के नाम से या रय के नाम से जाना जाता था। ये नाम आपको याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। दर निर्धारण के लिए आसपास के क्षेत्रों के मूल्य को आधार बनाया जाता था। किसानों को यह विकल्प दिया गया था कि
वे अनाज या नगद या भू राजस्व अदा कर सकते हैं। या तो भाई वे अनाज के रूप में भी दे सकते हैं या फिर मुद्रा के रूप में भी कर वसूल या कर जमा कर सकते हैं सुल्तान को। किसान डायरेक्ट जो है सुल्तान को कर वसूल या कर सॉरी जमा किया करता था, देता था। भू राजस्व के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के कर भी लगाए जाते थे। कौन कौन से थे? भूमि माप के अधिकारी एवं भू राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी को वेतन देने के लिए जरीबाना कर या फिर आपका मुहासिलाना कर नामक 2 नए कर भी लगाए गए थे। तो उस कर के अलावा और भी कर थे, जरीबाना कर और मुहासिलाना कर। ये क्या थे भाई? जरीबाना जो था ये उत्पादन का 2.5%, उत्पादन का 40वां हिस्सा भी कह सकते हैं इसको, उत्पादन का 40वां हिस्सा भी कह सकते हैं, या फिर 2.5% ये लिया जाता था। इसके अलावा मुहासिलाना जो था ये उत्पादन का 5% लिया जाता था। जितना भी उत्पादन होता था उसका 5% कर के रूप में जो है मुहासिलाना या महसिलाना भी कह सकते हैं इसको, और जरीबाना जो था वो 2.5% लिया जाता था कुल उपज का। इसके अलावा देखेंगे सड़क ए आजम, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये, इसी को आज जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। सड़क ए आजम, साम्राज्य की धमनियां। एक बार इस नक्शे को देखो, मैप को देखो, फिर आगे इसके बारे में बात करेंगे विस्तार से। सोनार गांव कहां पर पड़ता है? आज ये बांग्लादेश में है। सोनार गांव की बात करूं तो आज बांग्लादेश में है, पहले ये बंगाल में हुआ करता था। तो सोनार गांव से लेकर पंजाब के पेशावर यानी कि आज पाकिस्तान में स्थित है, यानी कुल मिलाकर बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक एक रोड बनवाई इसने, जिसको सड़क ए आजम कहा गया उस समय। और इस सड़क के दोनों ओर इसने क्या करा? पेड़ लगवाए, वृक्ष लगवाए। इसके अलावा इसने क्या बनवाया? सराय बनवाई यात्रियों के ठहरने के लिए। सराय, ये आप देख सकते हैं, सराय बनवाई। और यहीं पर इसने क्या करा? कुएं खुदवाए। इसके अलावा इसी के द्वारा मीनार कोस, आप देखते हो ना सड़क के पास में इस तरह की एक कोस लगी रहती है, मीनार कोस। इस पे लिखा रहता है कि भाई दिल्ली जो है कितने किलोमीटर है, दिल्ली जहां भी आप होते हो, जहां पर ये लगी होती है वहां से 100 किलोमीटर है या 200 किलोमीटर है या 500 किलोमीटर है, इसको बोलते हैं मीनार कोस। इनका निर्माण भी इसने करवाया। हर कोस पर विश्राम गृह, कुल 1700 सराय का इसने निर्माण करवाया था टोटल। और हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था की। इसके अलावा वृक्षारोपण, सड़कों के किनारे इसने छायादार वृक्ष भी लगवाए थे, कुएं खुदवाए, ठीक है। इसके अलावा कोस मीनार इसने लगवाई थी। चलिए विस्तार से इसके बारे में आगे देख लेते हैं। तो इस मैप को आपने देख लिया होगा, मोटा सा आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसने सड़कें किस तरह से बनवाई थी। उसी को जीटी रोड कहा जाता है वर्तमान में। सार्वजनिक निर्माण कार्य, शेरशाह ने अनेक सड़कों का निर्माण करवाया, पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाई। बंगाल में सोनारगांव से शुरू होकर जो बांग्लादेश में है आज, तो दिल्ली होते हुए, लाहौर होते हुए, पंजाब के अटक तक यानी कि पेशावर तक ये सड़क इसने बनवाई। इसी को ही ग्रांट ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। यह नाम लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा दिया गया था, ऑकलैंड को संबोधित किया गया था। और इसी सड़क को सड़क ए आजम कहा जाता था। कब? शेरशाह सूरी के समय। कहां से कहां तक थी भाई? आगरा से बुरहानपुर यानी कि एमपी तक जाती थी, फिर आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक जाती थी, लाहौर से मुल्तान तक कुछ ये अन्य सड़कें भी इसने बनवाई थी। एक तो आपकी सोनारगांव से लेकर सोनारगांव, दिल्ली होते हुए, लाहौर होते हुए पंजाब तक चली गई, और पंजाब के पेशावर यानी कि अटक तक ये जाती थी। इसके अलावा और अलग जो और भी सड़कें थी, आगरा से बुरहानपुर तक यानी कि यूपी से मध्य प्रदेश तक, आगरा से जोधपुर यानी कि यूपी से राजस्थान तक, लाहौर से मुल्तान यानी कि पाकिस्तान में बनवाई इसने। शेरशाह ने सिकदारों के अधीन 1700 सरायों का निर्माण करवाया, और जिनमें हिंदुओं और मुसलमानों के ठहरने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी। हिंदुओं के लिए अलग थी, मुस्लिमों के लिए अलग सराय इसने बनवाई। सराय कह सकते हैं आज के समय धर्मशाला। ठेकेदार सराय की देखभाल का प्रमुख अधिकारी होता था, जो जिले का प्रमुख था। और इतिहासकार कानूनगो ने सरायों को साम्राज्य के शरीर की धमनियां कहा है। तो शरीर की धमनियां किनको कहा गया? सरायों को कहा गया, क्योंकि इनसे ही व्यापार हुआ करता था। व्यापारी इनमें ठहरते थे और वे सुल्तान को या राजा को कर दिया करते थे नियमित रूप से। और सूचना पहुंचाने का कार्य भी इन सरायों के माध्यम से ही बहुत तेजी से किया जाता था। तो कुल मिलाकर जो है साम्राज्य की शरीर रूपी धमनियां इनको कहा गया, किसके द्वारा? कानून को इतिहासकार के द्वारा। मुद्रा व्यवस्था की अगर बात करें, थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं, फिर विस्तार से बात करेंगे इसके बारे में। लगभग 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, थोड़ी देर में अब ये 10 से 15 मिनट में और बारी आपकी 10 मिनट मान लो बस, और ठीक है 10 मिनट के बाद क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी। तो मुद्रा व्यवस्था में सुधार की अगर हम बात करें, तो मुद्रा व्यवस्था में क्या सुधार किया इसने? चांदी का रुपया चलाया, जो आज भी चलता है। देखो आज जो रुपया चलता है उस समय चांदी का था, आज जो है इसको गिलट का कह सकते हैं या आपका लोहे का कह सकते हैं, ठीक है। चांदी का रुपया
जो 178 ग्रेन का हुआ करता था, शुद्ध चांदी का सिक्का इसने चलाया। आधुनिक रुपए का अग्रदूत इसी को माना जाता है। यही आपका जो है वर्तमान में इसी को रुपया कहा जाता है। और तांबे का दाम चलाया। तांबे का दाम जो था वो 380 ग्रेन का हुआ करता था। विनिमय दर जो थी, इनका अनुपात जो था, एक चांदी के रुपये के बराबर में 64 तांबे के दाम हुआ करते थे, यह मूल्य हुआ करता था। व्यापार और वाणिज्य को अभूतपूर्व बढ़ावा इनसे प्राप्त हुआ था। चलिए विस्तार से इनको देख लेते हैं थोड़ा सा। मुद्रा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो मुद्रा व्यवस्था में शेरशाह ने चांदी का रुपया चलाया जो 180 ग्रेन का हुआ करता था। तांबे का दाम चलाया जो 380 ग्रेन का हुआ करता था। नामक 2 सिक्के चलाए। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने ही चलाया था। तो चांदी का जो रुपया पहली बार चलाया, यानी कि रुपया जो चलाया सबसे पहले, वो शेरशाह सूरी की देन है। तो आज जो रुपया आप देखते हैं वो शेरशाह सूरी की ही देन है भाई। शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपये एवं तांबे के दाम का जो अनुपात था, पीछे हमने बात की, 1:64 था। इसके साम्राज्य में सिक्का ढालने की 23 टकसाल, यानी कि जहां पर सिक्कों को ढाला जाता था, बनाया जाता था, उसको टकसाल कहते हैं, जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं। तो 23 टकसाल इसने स्थापित की थी। सिक्कों पर शेरशाह का नाम, पद, टकसाल का नाम और अरबी या देवनागरी लिपि में लिखी। ये अरबी एवं देवनागरी देवनागरी लिपि में लिखा जाता था या अंकित किया जाता था। स्मिथ के अनुसार, इतिहासकार है, अंग्रेज इतिहासकार वी स्मिथ के अनुसार, विंसेंट स्मिथ पूरा नाम है इनका, वी स्मिथ के अनुसार यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बना। ये कहा उसने। इतिहासकार था इंग्लैंड का। अब स्थापत्य कला, कुछ निर्माण कार्य भी करवाए थे इसने अपने 5 सालों में भाई। देख रहे हैं आप, ये 5 सालों में कितने कार्य जो है शेरशाह सूरी के द्वारा करवाए गए। इसीलिए इसके प्रशासन से अक्सर हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्थापत्य कला में क्या क्या किया इसने, देखो ये सासाराम का मकबरा है, बिहार में है भाई। सबसे बेहतरीन मकबरा इसको माना जाता है। और झील के बीच में ये मकबरा बनवाया गया था। अफगान शैली से उत्कृष्ट नमूना है। शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में ही इस मकबरे का निर्माण करवा दिया था। पुराना किला ये दिल्ली में है। किला एक कोहना मस्जिद के नाम से इसको जाना जाता है। और रोहतासगढ़ का किला जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में बनाया, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, उसको पश्चिमोत्तर सीमा पर, इसे रोहतासगढ़ का किला कहते हैं, ताकि मुगलों के आक्रमण को रोका जा सके, इसलिए उसके लिए इस किले का निर्माण करवाया गया। 3 इमारतें महत्वपूर्ण हैं इसके काल की, देख लेते हैं आगे इनके बारे में। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित भवन व इमारतें। शेरशाह ने अपने साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए रोहतासगढ़ का किला पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बनवाया। सासाराम का मकबरा शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही बनवा लिया था। यह एक झील के मध्य स्थित है। कनिंघम ने इसे शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर बताया है। एक इतिहासकार है, अंग्रेज इतिहासकार है, नाम है कनिंघम। जानते होंगे भारतीय पुरातत्व का जनक, भारतीय पुरातत्व का जनक इसको माना जाता है आपका कनिंघम को। तो कनिंघम ने कहा कि ये जो मकबरा है शेरशाह सूरी का मकबरा, ये ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर है या अच्छा है। उसने कन्नौज के पुराने नगर को नष्ट कर शेरसूर नामक नए नगर का निर्माण करवाया। जो कन्नौज था उसे पूरी तरह से नष्ट करके दोबारा से एक नए शहर के रूप में उसको बसाया। नाम दिया उसको शेरसूर नगर। दिल्ली में उसने हुमायूं के द्वारा निर्मित दीन पनाह भवन को तुड़वाकर उसके अवशेषों पर पुराने किले का निर्माण करवाया, जो अभी हमने पीछे देखा। इसके अलावा इस किले के अंदर किला एक कोहना नामक मस्जिद भी बनवाई गई। तो दिल्ली का जो पुराना किला है, उस पुराने किले में ही जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, किसको, दीन पनाह भवन को तुड़वाकर, जो हुमायूं ने बनवाया था उसको तुड़वाकर इसने क्या करा, पुराने किले का निर्माण करवाया। उसी में एक मस्जिद बनवाई, नाम था किला ए कोहना, उस मस्जिद का नाम वही है। के बाद शेरशाह की विरासत और अकबर का अग्रदूत माना जाता है किसको, शेरशाह सूरी को। शेरशाह ने न केवल 5 वर्षों में प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया, वह आने वाले मुगल साम्राज्य का आधार बना, इनके अकबर का आधार बना। टोडरमल की बात करें, जो पहले शेरशाह के अधीन था, इसने राजस्व प्रणाली को अकबर के दरबार में लागू किया, यानी कि ये अकबर के दरबार में चला गया बाद में। शेरशाह के सुधार हमने देख ही लिए कौन कौन से थे भाई। निष्कर्ष पर अगर पहुंचे तो शेरशाह के सुधारों के बिना अकबर महान नहीं बन सकता था, यानी कि शेरशाह सूरी ने जो सुधार किए, उन सुधारों को ही बाद में अकबर के भी द्वारा लागू रखा गया। अकबर ने उनको जारी किया, जिस कारण अकबर को महान कहा गया। बाद में अकबर को के लिए तो महत्वपूर्ण शासक माना गया, क्योंकि वो जो है उसकी नींव रखे गया था कौन, शेरशाह सूरी। अब इसके उत्तराधिकारी देख लेते हैं और ये क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी। उत्तराधिकारी की अगर बात करूं तो उत्तराधिकारी सूर्य या सूर्यवंश, ठीक है, सूर्यवंश भाई, ठीक है, सूर्य लिख रखा, ठीक है, सूर्यवंश का पतन, ठीक है, उत्तराधिकारी और सूर्यवंश का पतन। देखिए शेरशाह सूरी के बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह सूरी गद्दी पर बैठा।
जो 1545 से लेकर 1554 तक रहेगा। शेर शाह का पुत्र था ये। कानूनों का संहिताबद्ध इसने किया था, यानी कानूनों का निर्माण इसने करवाया था। एक आपकी कानून की पुस्तक इसने बनवाई थी। इसके बाद कमजोर उत्तराधिकारी आए, यानी कि फिरोज शाह बैठे। उसके बाद आदिल शाह आए। इसके बाद फिर क्या हुआ, आदिल शाह का ही एक सेनापति हुआ करता था हेमू, आदिल शाह का सेनापति, जिसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। और मुगल पुनर्स्थापना, यानी कि फिर से मुगलों की स्थापना होगी कब, 1555 ईस्वी में। आपका कौन आ जाएगा, सरहिंद के युद्ध में हुमायूं की जीत होगी और फिर से सूरी वंश का अंत हो जाएगा और मुगल वंश की स्थापना करेगा। थोड़ा सा विस्तार से इसको देख लेते हैं, क्या होगी जी, बहुत जल्दी खत्म कर दिया। सूरी के उत्तराधिकारी या शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों के बारे में बात करेंगे। देखिए भाई, शेर शाह सूरी के पश्चात उसका उत्तराधिकारी, उसका पुत्र जलाल खां, नाम था उसका जलाल खां। इसने इस्लाम शाह सूरी के नाम से अपना नाम रखकर इस्लाम शाह सूरी के नाम से ये गद्दी पर बैठा। वास्तविक नाम था इसका जलाल खां। तो जलाल खां ने इस्लाम शाह सूरी की उपाधि ली और गद्दी पर बैठा। इस्लाम शाह का उत्तराधिकारी फिरोज हुआ, और परंतु उसके चाचा मुबारिज खां ने उसकी हत्या कर दी। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपका इस्लाम शाह का जो भाई था मुबारिज खां, उसने ही हत्या कर दी। जो आपका शेर शाह सूरी का ही पुत्र था मुबारिज खां, उसने हत्या कर दी किसकी, फिरोज की। जो फिरोज किसका था, इस्लाम शाह सूरी का पुत्र था। ठीक है। और आदिल शाह सूर के नाम से ये गद्दी पर बैठा। इसी आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू को अकबर ने पानीपत के दूसरे युद्ध में पराजित किया था। 1555 से 56 ईस्वी में 1555 से 1556 ईस्वी तक हुमायूं उत्तर भारत का एक बड़ा भाग क्षेत्र जीत चुका था। अफगानों से छीनकर दिल्ली में मुगल राजवंश की पुनः इसने स्थापना की थी। और अगर बात करें सूरी वंश के अंतिम शासक की, तो सिकंदर शाह सूरी, नाम लिख देता हूं भाई मैं सिकंदर शाह सूरी का। तो सिकंदर शाह सूरी जो थे वो सूरी वंश के अंतिम शासक थे। मैंने पीछे भी आपको पढ़ाया था, यहां भी थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको, और फिर इस क्लास को करते हैं हम समाप्त। देखिए 1555 की बात है। 1555 में सूरी वंश का अंतिम शासक नाम था सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी इसका नाम था, सिकंदर शाह सूरी। तो सिकंदर शाह सूरी इस समय मुगल जो है सूरवंश का राजा था। और इसी के समय होगा कौन सा आपका, सर ए हिंद का युद्ध। सर ए हिंद, सर ए हिंद का युद्ध होगा किस किस के बीच में, हुमायूं जो बाबर का पुत्र था, हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच। और इसमें हुमायूं सिकंदर सूरी की हत्या कर देगा और फिर से भारत में मुगल वंश की स्थापना करेगा। मुगल वंश की स्थापना कर देगा, लेकिन 4-5 माह के बीच ही इसका देहांत हो जाएगा। जिस कारण हेमू, जो सिकंदर सूरी की ही सेना में था, एक सेनापति के पद पर, उसने क्या करा, दिल्ली पर अधिकार कर लिया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली पर कब्जा कर लेगा और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक माना जाता है किसको, हेमचंद्र विक्रमादित्य को, क्योंकि उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला वो 14वां शासक था, जबकि सबसे पहला शासक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो गुप्त वंश का महान शासक माना जाता है। तो इस तरह से भाई आपका ये सूरी वंश है। तो सूरी वंश आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जो है हुमायूं के बारे में पीछे पढ़ा चुका था, अब हमें पढ़ना है अकबर के बारे में। तो अगली जो क्लास रहेगी हमारी वो अकबर से संबंधित रहेगी, उसमें अकबर के बारे में हमको पढ़ना है। अकबर के बारे में लगभग 2 से 3 क्लासें आएंगी आपकी, क्योंकि अकबर का शासनकाल काफी लंबा रहा, सैन्य अभियान रहे बहुत सारे, उसके कार्य किए उसने बहुत सारे, उन सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर जहांगीर और शाहजहां के बाद औरंगजेब को हम विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए यहीं पे करता हूं आज की क्लास को समाप्त। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूजीसी नेट गोल्ड के नाम से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया। नमस्कार।